Hello everyone, welcome to weekly current affairs for all exams on Tolkner. In this video, we will see awards, sports, summits and conferences, national affairs, international affairs, latest appointments, important days and dates and so on. सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ पर हेल्ड हुआ? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। अब हम डिटेल में देखेंगे अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 के बारे में। तो ये कब हुआ? 6 से 8 दिसंबर के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू ब्रिज द कल्चरल एंड इकोनॉमिक गैप बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पूर्वोत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर को दूर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस महोत्सव का। और इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम की सांस्कृतिक, प्रकृति और कारीगरी संपदा का प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव के दौरान जो मेन अट्रैक्शन था अब उसके बारे में देख लेते। तो हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एग्जीबिशन देखने को मिला, कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए गए, टेक्निकल सेशंस हुए, बायर सेलर मीटिंग्स हुई, इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल हुआ। और इस महोत्सव का मैस्कॉट जो है उसका नाम पूर्वी था। पूर्वी रिप्रेजेंटिंग द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो पूर्वी जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, पूर्वी मैस्कॉट है। This festival will be a unique opportunity to experience the rich heritage and vibrant culture of Northeast India. Next question is, what is India's per capita carbon emission? भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना है? 1.776 मिलियन टन है। India's per capita carbon emission is 1.776 million tons, the lowest among G20 countries. तो भारत का जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.776 मिलियन टन है, जो G20 देशों में सबसे कम है। इंडिया की पोजीशन सबसे लोएस्ट है पर कैपिटा कार्बन एमिशन अमंग G20 कंट्रीज में। एंड पर कैपिटा कार्बन एमिशन इंडिया का कितना है? 117.76 लाख टन है। एंड हाई कार्बन एमिशन कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं। दिस हाईलाइट्स इंडियाज एफर्ट एंड कमिटमेंट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल मेंटेनिंग लो कार्बन एमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर वीके सारस्वत एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने किस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? एनर्जी स्टोरेज कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर वीके सारस्वत के द्वारा। तो डॉक्टर वीके सारस्वत, मेंबर ऑफ नीति आयोग, एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द एनर्जी स्टोरेज कॉन्फ्रेंस। नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके सारस्वत। उन्होंने ऊर्जा भंडारण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ही मेंशन्ड द पंचामृत गोल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीइटरेटेड द कमिटमेंट टू अचीविंग देम। उन्होंने केंद्र के पंचामृत लक्ष्यों का उल्लेख किया और सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन एनर्जी ट्रांजिशन। तो परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा परिवर्तन में बदलने को महत्वपूर्ण बताया। एंड इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो भारत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 4थे स्थान पर है। 4th इन विंड एनर्जी एंड 5th इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी। और वहाँ पर यह भी बताया गया कि पवन ऊर्जा में 4था और सौर ऊर्जा में 5वां स्थान है भारत का। और पंचामृत गोल क्या है? तो पंचामृत गोल्स आर अ सेट ऑफ 5 एम्बिशियस टारगेट अनाउंस्ड बाय इंडिया टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दीज गोल्स वर आउटलाइंड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द COP26 समिट इन ग्लासगो इन 2021। तो COP26 समिट जो आयोजित हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत गोल दिया गया था। पंचामृत लक्ष्य जो है वो भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित 5 महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। और ये लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में घोषित किए थे। जहाँ इसके अंदर क्या है? नेट जीरो बाय 2017। तो इंडिया का एम है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2017। तो भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। And India plans to install 500 gigawatts of non-fossil fuel energy capacity by 2030.
तो भारत जो है वो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहा है। एंड 2030 तक इंडिया एम्स टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो 2030 तक भारत का लक्ष्य अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है। India targets a reduction of 1 billion tons of total projected carbon emission by 2030। तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना है। And India aims to reduce the carbon intensity of its economy by less than 45% by 2030। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना है। These goals reflect India's commitment to addressing climate change and transitioning to a more sustainable and resilient energy system। तो ये जो लक्ष्य है भारत की जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक अधिक सतत और लचीली ऊर्जा प्रणाली की ओर संक्रमण की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन फेंगल। चक्रवात फेंगल का नाम किस देश ने दिया है? सऊदी अरेबिया ने दिया है। द नेम साइक्लोन फेंगल वॉज गिवन बाई सऊदी अरेबिया मीनिंग स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म। तो फेंगल नाम किसने दिया? सऊदी अरेबिया ने दिया। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, मजबूत हवा, और स्टॉर्म तूफान होता है इसका मतलब फेंगल का। Cyclone Fengal made landfall on November 30, 2024 on the coast of तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो चक्रवात फेंगल ने 30 नवंबर 2024 को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर दस्तक दी, उसका लैंडफॉल हुआ। और विंड स्पीड जो रही है वो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग अप टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो तेज हवाओं की जो गति है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जो 90 किलोमीटर पर घंटा तक पहुंच गई थी। और ये फेंगल नाम जो है अरेबिक लैंग्वेज में है। द नेमिंग प्रोसेस ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का नेम कैसे दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? नेमिंग प्रोसेस फॉर साइक्लोन इज मैनेज्ड बाय द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO है उसके द्वारा, एंड द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। चक्रवातों के जो नामकरण है उसकी प्रक्रिया विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा संचालित होती है। 13 कंट्री होती हैं। भारतीय महासागर क्षेत्र के 13 देश जो है नामों की सूची में योगदान रखते हैं। 13 कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन कंट्रीब्यूट टू द लिस्ट ऑफ नेम्स। उसमें क्या हो गया? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन। ये 13 कंट्रियों के द्वारा एक सूची बनाई जाती है और फिर उसी के बेसिस पे साइक्लोन का नाम डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बीइंग हेल्ड। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन हुआ। और ये अब 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को हम डिटेल में देखते हैं। तो कहाँ पर हुआ? सबसे पहले ये याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? हाईलाइट टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसका मेन उद्देश्य है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनंत पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना है। और इसके बेनिफिशियरीज कौन है? तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, पर्यटन व्यवसायी, उद्यमी इसके मेन बेनिफिशियरीज हैं। पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो है असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है एंड सिक्किम है। मेन एक्टिविटीज जो हुए, डिस्कशंस हुए, कोलैबोरेशन, शोकेसिंग कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल रिचनेस। तो पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम के उद्यमियों को खरीदारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श और सहयोग समन्वय बढ़ाने तथा अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकीय समृद्धि को सामने लाने का अवसर मिलेगा। और यह जो पर्यटन है मार्ट बारी बारी से इन सभी राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु लॉन्च द चाइल्ड मैरिज फ्री भारत कैंपेन। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा किया गया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। अब इसको डिटेल में देखेंगे। लॉन्च कब हुआ? नवंबर 27 को हुआ। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किसने किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज अक्रॉस द कंट्री एंड एम्पावर यंग गर्ल्स। तो देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पोर्टल भी लॉन्च किया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रिपोर्टिंग चाइल्ड मैरिज इंसिडेंट्स एंड रेजिंग अवेयरनेस। तो कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल शुरू किया गया और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने के मिशन में सहयोग के लिए की गई है। और कलेक्टिव ओथ भी करवाया गया, ऑर्गेनाइजिंग अ कलेक्टिव ओथ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक शपथ का आयोजन भी किया गया। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। तो बाल विवाह मुक्त अभियान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता से प्रेरित होकर किया गया। मेन इसका गोल क्या है? टू रियलाइज द विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। तो 2047 तक विकसित भारत की दृष्टि को साकार करना इसका मेन गोल है। दिस कैंपेन एम्स टू क्रिएट अ प्रोग्रेसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी बाय इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड पोटेंशियल इज फुल्ली रियलाइज्ड। Next question is, what is the theme of the India Global Forum Middle East and Africa 2024? तो भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 का विषय क्या है? अनलिमिटेड हॉराइजन, असीमित क्षितिज। भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 का थीम है। अब इंडिया ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका को हम डिटेल में देखते हैं। कहाँ पर आयोजित हुआ? दुबई में। इसकी थीम क्या है? अनलिमिटेड होराइजन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फोरम का? स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स इन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। तो ये जो 2 दिवसीय फोरम है इसका मेन उद्देश्य प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, वित्त, फाइनेंस, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और नवाचार इनोवेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना है। ओवर 200 स्पीकर्स, 1000 पार्टिसिपेंट्स, 200 से अधिक वक्ता और 1000 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट किए। की स्पीकर्स की बात करें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वीडियो मैसेज के थ्रू जुड़े। एंड इंडियन एम्बेसडर टू दुबई संजय सुधीर, IGF फाउंडर एंड चेयरमैन मनोज लाडवा की स्पीकर्स रहे इस प्रोग्राम के। की पॉइंट्स देखें इस फोरम का तो इंडिया UAE फ्रेंडशिप बाईलैटरल ट्रेड रीच $85 बिलियन ड्यू टू CEPA, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर MSME एंड स्टार्टअप्स। तो भारत UAE की दोस्ती, CEPA के कारण द्विपक्षीय व्यापार जो है वो $85 अरब तक पहुंचा और MSME और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर प्रोवाइड किए गए। इसका मेन सिग्निफिकेंस जो रहा, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल बदलाव और स्थिरता जैसी वैश्विक चुनौतियों को संबोधित किया गया। और ये जो फोरम है उसका 4था संस्करण भारत UAE के संबंधों में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। कौन सा संस्करण था? 4th एडिशन था। भारत और दुबई के बीच हाल ही में द्विपक्षीय निवेश संधि और नागरिक परमाणु सहयोग पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। दुबई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का व्यापार 2023 से 24 में 83 अरब 65 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया और यह दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिलीज्ड विक्रम संपत बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटेग्रम। विक्रम संपत की पुस्तक है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम का विमोचन किसने किया? डॉक्टर S जयशंकर जी ने किया। और जो ये बुक है उसमें पुस्तक जो है वो उस युग की जटिलताओं को दर्शाती है जिसमें राजनीति, रणनीति, प्रशासन, समाजशास्त्र और कूटनीति की अंतर्दृष्टि शामिल है। द बुक कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एरा, ऑफरिंग इंसाइट इनटू पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड डिप्लोमेसी। याद रखना है इस बुक का नाम। बुक का नाम है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है।
टीपू सुल्तान। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध करने में टीपू सुल्तान की भूमिका पर जोर दिया और उनके पराजय और मृत्यु को प्रायद्वीपीय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। डॉक्टर एस जयशंकर emphasized टीपू सुल्तान's role in resisting British colonial control and noted his defeat and death as a turning point for peninsular India. Next question is, in which country did Foreign Minister S. Jaishankar participate in the G7 Foreign Ministers meeting? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? वह देश है इटली। तो G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2024 को डिटेल में देखेंगे। तो कहाँ पर ये हुआ? फियोगी इटली में आयोजित किया गया और कब चला? 25 नवंबर को हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डिस्कसिंग न्यू चैलेंजेस एंड चेंजेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई समस्याओं बदलाव पर चर्चा की गई। एम्फेसाइजिंग द प्रोग्रेस ऑफ द क्वाड ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड संगठन की स्थापना की प्रगति पर बल दिया गया। फोकसिंग ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर्स एंड सप्लाई चेन्स, समुद्री सहयोग, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान दिया गया। इम्प्रूविंग गवर्नेंस, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, प्रशासन, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में सुधार देखने को मिला। एंड प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, ये सब मेन ऑब्जेक्टिव रहे इस फोरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पिटीशन डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस? सर्वोच्च न्यायालय ने किस याचिका को खारिज किया? यूज ऑफ बैलेट पेपर इंस्टेड ऑफ ईवीएम, तो ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का उपयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने, ये जो पिटीशन उनके सामने आई उसको खारिज कर दिया गया। पिटीशन में रिक्वेस्ट की गई थी टू डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू यूज बैलेट पेपर इंस्टेड ऑफ ईवीएम। तो याचिका किस चीज़ की गई? पिटीशन निर्वाचन आयोग को ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का उपयोग करने की निर्देश का मांग किया गया था। और फिर जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने, बेंच ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। रीजन था रिजेक्टेड द डिमांड टू रिटर्न टू द बैलेट सिस्टम ड्यू टू एलिज्ड टैम्परिंग विथ ईवीएम्स। ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण बैलेट सिस्टम पर लौटने की मांग को स्वीकार किया गया। प्रीवियस केस में सिमिलर पिटीशन वाज आल्सो डिसमिस इन मार्च में पिछला मामला ऐसे ही आया था, वहाँ पर भी उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फीचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस RRTS कनेक्ट ऐप? तो RRTS कनेक्ट ऐप के कौन से फीचर्स हैं? पहला, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, सेकंड, लाइव पार्किंग स्टेटस, एंड थर्ड, टिकट बुकिंग, एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी के लिए RRTS कनेक्ट ऐप का शुभारंभ किया है। NCRTC RRTS कनेक्ट ऐप, इसका मेन पर्पस क्या है? तो टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन एंड पार्किंग अवेलेबिलिटी टू पैसेंजर्स, तो यात्रियों की ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी देना है। इसमें मेन फीचर्स क्या है इस ऐप में? तो लाइव ट्रेन ट्रैकिंग होगा, लाइव पार्किंग स्टेटस भी देखने को मिलेगा, टिकट बुकिंग होगी, एंड स्टेशन नेविगेशन भी देखने को मिलेगा, डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन भी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड द शूटिंग रेंज इन रोहिणी? रोहिणी में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किसने किया? तो चीफ मिनिस्टर आतिशी मरलेना जी ने किया। और कहाँ पर किया गया? नेशनल कैडेट कॉर्प्स बिल्डिंग रोहिणी में किया गया। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? तो अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज है, बुलेट प्रूफ सेलिंग है, 6 फायरिंग लेन बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट कंट्रोल सिस्टम है। इसका मेन गोल क्या है? टू प्रिपेयर फ्यूचर ओलंपिक मेडल विनिंग एथलीट्स, तो भविष्य के ओलंपिक पदक के विजेताओं के खिलाड़ियों को तैयार किया जाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA का वैश्विक सहकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का ये मानना है कि कोऑपरेटिव से ग्लोबल कोऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल सकती है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को जिस प्रकार की ग्रोथ की जरूरत है उसमें कोऑपरेटिव मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2024 को ICA कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ? ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। और इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल थ्रू कोऑपरेशन, सहकारिता से सभी के लिए समृद्धि का निर्माण इस बार की थीम है। स्पेशल गेस्ट में भूटान प्राइम मिनिस्टर दाशो शेरिंग तापके एंड फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मनाओ कामी कोमिका।
तो विशेष अतिथि की बात करते हैं तो भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोब्गे और फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मनुआ कामिका थे। एंड होस्ट किसके द्वारा किया गया, तो आईसीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमूल किरबाको एंड इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी जो है आईसीए और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारिता, अमूल तथा क्रिप्को के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड ने किया। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ, तो आईसीए का इस्टेब्लिशमेंट 1895 को हुआ और यह जो है विश्व भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों को प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्य हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करें 30 मिलियन कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस ओवर 1 बिलियन मेंबर्स। 6 डे कॉन्फ्रेंस था, अराउंड 3000 फॉरेन एंड इंडियन डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए। Next question is where was the 11th Maritime Search and Rescue Exercise workshop of the Indian Coast Guard held? तो भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई, कोची में आयोजित की गई। तो भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला कब हुई, नवंबर 28 to 29 2024। तो 28 से 29 नवंबर, मतलब 28 और 29 नवंबर को हुआ। कहाँ पर हुआ, कोची केरला में हुआ। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो बाय डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया। और इस बार की मेन थीम जो है वो इन्हेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना इस बार की मेन थीम थी। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द कोस्ट गार्ड कमिटमेंट टू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन इमरजेंसीज। आपात स्थितियों में खोज और बचाव अभियानों में तटरक्षक की प्रतिबद्धता को दर्शाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। की एक्टिविटीज जो हुए, टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स हुए, लार्ज स्केल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस हुई, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स आर द पार्टनर स्टेट्स फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024? हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के भागीदार राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम एंड तेलंगाना हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के भागीदार राज्य हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 कब से कब तक हुआ, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हुआ। कहाँ पर हुआ, नागा हेरिटेज विलेज किशामा कोहिमा नागालैंड में हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को पुनर्जीवित करना, रिवाइविंग द कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन ऑफ द नागा ट्राइब्स। पार्टनर कंट्रीज में बेल्स है, यूएसए है, जापान है, पेरू है। पार्टनर स्टेट्स में सिक्किम एंड तेलंगाना है। मेन अट्रैक्शन जो रहा वो ट्रेडिशनल नागा डांस एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड आर्ट एग्जीबिशंस, लोकल नागा क्यूशन देखने को मिला, वहाँ के जो व्यंजन थे, वहाँ के पारंपरिक गेम्स एंड कंपटीशन हुआ, हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स लगे, फैशन शोज एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया, परफॉर्मेंसेस बाय इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड सेलिब्रिटीज़, वहाँ परफॉर्मेंस देखने को मिला इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड सेलिब्रिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रीडम प्लान? स्वतंत्रता योजना का उद्देश्य क्या है? ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग, पारंपरिक और आधुनिक प्रसारण के बीच की दूरी को कम करना फ्रीडम प्लान स्वतंत्रता योजना का उद्देश्य है। फ्रीडम प्लान के बारे में डिटेल में देखेंगे तो अ कलेक्टिव एफर्ट बाय प्रसार भारती, रेलटेल एंड प्लेबॉक्स टीवी। तो जो स्वतंत्रता योजना है वो प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी का संयुक्त प्रयास है। कहाँ लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी और रेलटेल चेयरमैन संजय कुमार जी के द्वारा किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग, प्रमोट डिजिटल लिटरेसी। तो पारंपरिक और आधुनिक प्रसारण के बीच की दूरी को कम करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना मेन है। इसमें क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएगी? 30 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म वेब्स एंड 9 अदर प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। 400+ लाइव टीवी चैनल्स होंगे, 200+ गेम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टीचर ऐप? टीचर ऐप का उद्देश्य क्या है? एम्पावरिंग टीचर, शिक्षकों को सशक्त करना टीचर ऐप का पर्पस है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द टीचर ऐप इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया टीचर ऐप को।
इसका मेन पर्पज है जो टीचर्स हैं उनको एम्पावर करना और जो एजुकेशन है उसमें क्रांति लाना, रेवोल्यूशन लाना। और इस ऐप में जो फीचर्स हैं कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेटिव करिकुलम कंटेंट, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी बिल्डिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो ऐप की जो विशेषताएं हैं उसमें ऐप निरंतर क्षमता निर्माण, नवीन पाठ्यक्रम सामग्री, प्रौद्योगिकी और समुदाय निर्माण सुविधाओं का लाभ उठाकर शिक्षकों को सशक्त बनाएगा। ये जो ऐप है टीचर्स ऐप। मिस्टर प्रधान डिस्क्राइब द टीचर्स एज द रियल कर्मयोगी शेपिंग फ्यूचर जनरेशन। तो श्री प्रधान ने शिक्षकों को भावी पीढ़ी को आकार देने वाले कर्मयोगी के रूप में बताया। द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान दे रही है। आइडेंटिफाइंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग यूथ लेड डेवलपमेंट। भविष्य के अवसरों की पहचान और युवा नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने में मेन रोल किसका होगा? टीचर्स को होगा, इसलिए टीचर को एम्पावर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 13th UN ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। इंडिया होस्टेड द 13th UN ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक प्लेनरी मीटिंग एंड रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो भारत ने 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन UNGGIM एशिया प्रशांत पूर्णाधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। ये जो कॉन्फ्रेंस है 26 से 29 नवंबर तक के बीच में चला। कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। It's a participation from 90 international delegates from 30 countries and 120 Indian representatives। तो इसमें 30 देशों के 90 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारत के 120 प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भूस्थानिक तकनीकों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। To exchange best practices and enhance the use of geospatial technologies and information for achieving sustainable development goal। भारत के महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना ने भारत की भूस्थानिक क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका पर जोर दिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हितेश कुमार एस मकवाना emphasized India's leadership role in the geospatial sector। Next question is until when has the Atal Innovation Mission AIM has been approved to continue। अटल इनोवेशन मिशन AIM को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन में क्या? अटल टिंकरिंग लैब है, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज है अराइज, अटल इस्टेब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर है AIC, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है ACIC, अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन अंटिल March 31, 2028। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन AIM को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 2,750 crore rupees and second phase of the mission aims to expand, strengthen and deepen the innovation and entrepreneurship ecosystem in the country। तो मिशन का जो दूसरा चरण है नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती और गहराई प्रदान करेगा। और जो मिशन है प्रोवाइड करेगा बेटर जॉब्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड हाई इम्पैक्ट सर्विसेज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स में। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर Ashwani Vaishnaw announced that 2,500 new labs will be opened in Jammu and Kashmir, the North East and aspirational districts and blocks। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में 2500 नई प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। 2,500 न्यू लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नई चेतना कैंपेन। नई चेतना अभियान का उद्देश्य क्या है? विमेंस एम्पावरमेंट है। The campaign aims to promote the social, economic, political and educational empowerment of women। ये जो अभियान है उसका उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। 227 जेंडर रिसोर्सेज सेंटर इन 13 स्टेट। तो ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू प्रमोट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। कैंपेन द थर्ड फेज ऑफ नई चेतना इनिशिएटिव ऑफ चेंज विल रन अंटिल दिसंबर 23। तो अभियान जो है नई चेतना पहल बदलाव की का तीसरा चरण 23 दिसंबर तक चलेगा। और थीम क्या है इस बार? टुगेदर वन वॉइस अगेंस्ट वायलेंस, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ इस बार की थीम है। Women and Child Development Minister Annapurna Devi also participated, emphasizing the elimination of the fear of violence। तो महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी भाग लिया और हिंसा के भय को समाप्त करने पर जोर दिया। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। रियाद डिजाइन कानून संधि का उद्देश्य क्या है? प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। बौद्धिक संपदा संरक्षण और समावेशी विकास को बढ़ावा देना रियाद डिजाइन कानून ट्रीटी जो है उसका उद्देश्य है। तो इंडिया साइंड द फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। तो भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। प्रोसीजरल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, हार्मोनाइजिंग प्रोसीजरल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन। तो औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियागत ढांचे में मेल में स्थापित करना। एंड इम्पैक्ट क्या है पड़ेगा इसका? तो स्ट्रीमलाइन डिजाइन प्रोटेक्शन बेनिफिट्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स एंड इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटे और मझोले उद्यम, स्टार्टअप्स और स्वतंत्र डिजाइनरों के लिए सुव्यवस्थित डिजाइन संरक्षण के लिए लाभ मिलेगा। India's design registration have tripled in the last decade with a 120% increase in domestic filing over the past 2 years। पिछले दशक में भारत के डिजाइन पंजीकरण तिगुना हुए हैं और घरेलू फाइलिंग में पिछले 2 वर्षों में 120% की वृद्धि हुई है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। Mark the day in 1949 when the Constituent Assembly of India adopted the Constitution which came into effect on January 26, 1950। 1949 में इस दिन भारतीय सभा ने भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसके लिए वेरियस एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस लिए? प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वैल्यूज़। संविधान और उसके मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार 75th एनिवर्सरी थी कॉन्स्टिट्यूशन की और सरकार ने साल भर चलने वाले समारोह की घोषणा की है। ड्यूरेशन कब से कब तक चलेगा? 26 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2025 तक ये सेलिब्रेशन चलेगा। मेन इवेंट जो हुआ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस द सेंट्रल हॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन देखने को मिला। और अभियान का नाम जो कैंपेन है उसका नेम है आर कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइड, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड रीइटरेट द कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान और संविधान के मूल्यों को दोहराना मेन ऑब्जेक्टिव है। स्पेशल वेबसाइट लॉन्च हुई, सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन इंटरैक्टिव एक्टिविटीज ऑन constitution75.com। तो constitution75.com पर नागरिक इंटरैक्टिव गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। और दिल्ली विधानसभा में भी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन डे का। असेंबली स्पीकर श्री राम निवास गोयल एडमिनिस्टर द ओथ टू ऑफिशियल्स एंड स्टाफ। तो विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलवाई। श्री गोयल डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स राइट।
तो गोयल ने संविधान को लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक बताया। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। तो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो शासन व्यवस्था की आधारभूत संरचना और सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता है। और ग्रैंड इवेंट देखने को मिला सेंट्रल हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में, न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट का अपील था कि सिटीजन शुड अडॉप्ट द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फुलफिल देयर फंडामेंटल ड्यूटीज। नागरिक संविधान के आदर्शों को अपनाएं और मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। वर्क टुवर्ड अचीविंग द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। और राष्ट्रीय लक्ष्य जो है, नेशनल गोल है, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करें। कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज अ लिविंग एंड प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट। तो प्रेसिडेंट जी ने कहा कि भारतीय संविधान को जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग एंड प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड अंडर द वज्रोत्सव प्रोग्राम एट आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू अटेंडेड एज चीफ गेस्ट। तो आंध्र प्रदेश सचिवालय में वज्रोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान दिवस मनाया गया और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कार्यक्रम में मेन गेस्ट थे। और आंध्र प्रदेश सचिवालय में किस नाम के अंतर्गत संविधान दिवस को मनाया गया? तो वज्रोत्सव नाम था। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है जो आप सबको याद होना चाहिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution as it is preamble। आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट डे है नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम ट्रांसफॉर्मिंग डेयरिंग विद एआई एंड आईटी। एआई और आईटी के साथ डेयरी उद्योग में परिवर्तन। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी फार्मर्स एंड द डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी किसानों और डेयरी उद्योग के योगदान का भी एक उत्सव है। और डेयरी क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों का वितरण भी किया गया इस दिन। प्रेजेंटेशन ऑफ द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन द डेयरी सेक्टर। इस बार 103rd बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की एंड सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने। भारत की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के योगदान पर चर्चा भी की गई। डिस्कशन ऑन द डेयरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। पार्टिसिपेशन किसका रहा? फार्मर्स का, मिल्क यूनियंस का एंड डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड। देश भर के किसान, दुग्ध संघ और डेयरी सहकारी समितियों ने भाग लिया। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने अवार्ड भी दिया, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। एंड गवर्नमेंट का गोल है इरेडिकेट फूट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल्स बाय 2030। तो 2030 तक पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्त करना गवर्नमेंट का गोल है। और इंडिया का गोल है कि अगले 10 वर्षों में विश्व के कुल दूध उत्पादन का 1/3 उत्पादन करना, प्रोड्यूस 1/3 ऑफ द वर्ल्ड टोटल मिल्क इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अमूल का इसमें क्या रोल है? तो अमूल फेडरेशन इज कमिटेड टू अचीविंग दिस गोल एंड इज रेडी टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस इन यूरोप। तो अगले 10 वर्ष में जो भारत का गोल है कि वो विश्व के कुल दूध उत्पादन का 1/3 उत्पादन करना है, तो अमूल इस दिशा में काम कर रहा है। और अमूल महासंघ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका के बाद यूरोप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अमूल
तैयार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है कि ensure the establishment of dairy cooperative society in over 200,000 villages। तो 2 लाख से अधिक गाँव में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना इंश्योर करना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है। अब देखेंगे हम इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्रीज डिड इंडिया एंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन अग्रीमेंट फॉर न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स। भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किन देशों में नई सौर परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स देशों में नई सौर परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया एंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइंड अग्रीमेंट फॉर न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड सेशल्स। भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स में नई सौर परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए? न्यू दिल्ली में। विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच नई दिल्ली में परियोजना कार्यान्वयन संधि पर हस्ताक्षर हुआ। और इंडिया कमिटेड टू इन्वेस्टमेंट $2 मिलियन। तो भारत ने $20 लाख निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसका मेन पर्पज क्या है? इम्प्रूव एनर्जी सप्लाई, प्रोटेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एंश्योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन हेल्थ सेंटर। तो ऊर्जा आपूर्ति में सुधार करना, कृषि उत्पादों की सुरक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली आपूर्ति एंश्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके आउटकम क्या है? तो इंक्रीज्ड एनर्जी सप्लाई, जॉब क्रिएशन एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ऊर्जा आपूर्ति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति एंश्योर होगी। सोलर एनर्जी विल हेल्प टैकल क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। और सौर ऊर्जा से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। सपोर्ट क्वाड कमिटमेंट टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंजेस। और क्वाड संगठन की जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। और इन देशों में स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत के निवेश से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों चैलेंजेस से निपटने की क्वाड संगठन की प्रतिबद्धताएं पूरी करने में मदद मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट ग्लोबल फूड वीक ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में पहला वैश्विक खाद्य सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में आयोजित किया गया। ग्लोबल फूड वीक कहाँ पर? अबू धाबी में। ये फर्स्ट ग्लोबल फूड वीक है, स्टार्ट हुआ अबू धाबी में। ऑर्गेनाइजर कौन है? ADNEC ग्रुप एंड अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजर है। इसका मेन पर्पज है टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म टू एड्रेस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट इसमें मेन अट्रैक्शन में क्या क्या आता है? तो इस आयोजन का जो मुख्य आकर्षण है वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, जो स्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए व्यवहारिक रणनीति विकसित करने पर केंद्रित है। एंड 80 इंटरनेशनल एक्सपर्ट, 21 मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिशियल्स इनके पार्टिसिपेंट्स रहे इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल फूड सिस्टम, एक्सप्लोर क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन इनोवेशन इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द वॉइस श्रीलंका 2024 कॉन्फ्रेंस हेल्थ। वॉइस श्रीलंका 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कोलंबो में किया गया था। तो वॉइस श्रीलंका 2024 कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुआ? कोलंबो में हुआ। इसके की स्पीकर कौन है? डॉक्टर नरेश बाना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया श्रीलंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो भारत श्रीलंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बाना के स्पीकर्स हैं। डॉक्टर नरेश बाना ने कहा है कि पड़ोसी पहले की नीति और भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो की पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं वो है इनहेंसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत की पड़ोसी पहले नीति। इंडियाज असिस्टेंस टू श्रीलंका इन एनर्जी, पोर्ट्स, रेलवे। भारत द्वारा श्रीलंका को ऊर्जा, बंदरगाह, रेलवे आदि क्षेत्रों में सहायता मिली। एंड हेल्पिंग श्रीलंका डेवलप 500 मेगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी थ्रू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से श्रीलंका को 500 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने में मदद करेगा इंडिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से श्रीलंका को क्षमता निर्माण, वित्त पोषण, परियोजना के निष्पादन के अलावा लगभग 500 मेगावाट की पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी क्षमताओं को विकसित करने में मदद की है।
कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑन द ब्लू इकोनॉमी। तो नीली अर्थव्यवस्था पर क्षेत्र के हितधारकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी 4% टू इंडिया जीडीपी एंड 95% ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड। तो नीली अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान करता है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, मसातो कांडा को चुना गया है। मसातो कांडा हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को 11वां अध्यक्ष चुना है। बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज एडीबी प्रेसिडेंट, मसातो कांडा सर्व एज द स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जापान। तो एडीबी के अध्यक्ष चुने जाने से पहले मसातो कांडा जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। मसातो शुगु असाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिन्हें मसातो कांडा रिप्लेस करेंगे। अभी वर्तमान में कौन है, मसातोगु असाकावा, और इनका स्थान कौन लेंगे, मसातो कांडा। एशियाई विकास बैंक ने बताया कि श्री कांडा अगले साल फरवरी में मसातोशुगु असाकावा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑर्गेनाइज द सेकेंड जियोमांडो 2024 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरा जियोमांडो 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी में। 28 से 29 नवंबर तक चला ये। ऑर्गेनाइजर कौन है, नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी है। और लोकेशन कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में हुआ। इसका मेन थीम जो है कॉन्फ्रेंस वाज डिस्कसिंग जियो टेक्निक्स फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सम्मेलन का जो मुख्य विषय है टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भू तकनीक पर चर्चा था। पार्टिसिपेंट जियो टेक्निकल इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के भू तकनीकी इंजीनियर, भू वैज्ञानिक, पेशेवर और शोधकर्ता इसके मेन पार्टिसिपेंट्स रहे। जो मेन टॉपिक रहा सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहा, एडवांसेस इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रहा, डिजास्टर रिजिलियंस एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्शन एंड इनोवेशन इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और कंट्रीज रिप्रेजेंट, जिस कंट्री ने रिप्रेजेंट किया उसमें यूएसए, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान रहे जो प्रतिनिधित्व करने वाले देश थे। इसमें 2 दिन का सम्मेलन हुआ। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान के मुख्य वक्ताओं ने अपनी विशेषज्ञता, जो उनकी एक्सपर्टीज थी, उसको उन्होंने साझा किया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 2024। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है एवरी 10 मिनट्स अ विमेन इज किल्ड, #नो एक्सक्यूज, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन। थीम है हर 10 मिनट में एक महिला की हत्या होती है, #कोई बहाना नहीं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए एकजुट हों। History established by the United Nations in 1999 inspired by the Mirabal Sisters activism and sacrifices। तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया इस दिन को मिराबल बहनों की सक्रियता और बलिदान से प्रेरित होकर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है। इसका मेन पर्पस है टू मोबिलाइज ग्लोबल एक्शन टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल। तो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने और समाप्त करने के लिए वैश्विक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना इस दिन का मेन एम होता है इसको मनाने का। रेजेस अवेयरनेस अबाउट वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल, एम्फेसाइजिंग दैट इट इज़ अ ह्यूमन राइट वायलेंस। तो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और यह एक मानवाधिकार उल्लंघन है। इसमें एक्टिविटीज़ कई किए जाते हैं, कैंपेन्स होता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इवेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड सपोर्ट सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस। तो अभियान में शैक्षिक कार्यक्रम होता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और हिंसा के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल
का आह्वान है अर्ज एक्शन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करें। उनका कंसर्न है कि ऑन एवरेज 140 विमेन एंड गर्ल्स आर किल्ड डेली बाय फैमिली मेंबर्स। हर दिन औसतन 140 महिलाओं और लड़कियों को उनके परिवार के सदस्य द्वारा मारा जाता है। सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन, नियरली 1 in 3 विमेन फेस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। लगभग 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। असमानता का कारण क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट है, एंड हंगर क्राइसिस हैव इंक्रीज इनइक्वालिटीज। तो संघर्ष, जलवायु, भूख के संकट ने असमानता को बढ़ाया है। सेक्सुअल वायलेंस बीइंग यूज्ड एज अ वेपन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, और यौन हिंसा युद्ध क्षेत्र में हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं महिलाएं। सेक्सुअल वायलेंस से तो उनके अगेंस्ट काफ़ी देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल्स एट द चाइना मास्टर्स। तो चाइना मास्टर 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एंडर्स एटोनसन ने जीता। एंडर्स एटोनसन फ्रॉम डेनमार्क, कहाँ के? डेनमार्क के। डिफीटेड जोनाथन क्रिस्टी फ्रॉम इंडोनेशिया इन स्ट्रेट सेट्स टू विन द मेंस सिंगल्स टाइटल। तो डेनमार्क के एंडर्स एटोनसन ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को सीधे सेटों में हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। एंडर्स एटोनसन किस देश के हैं? डेनमार्क के। और जोनाथन क्रिस्टी किस देश के? इंडोनेशिया के। The 2024 China Masters Badminton Tournament, officially known as the लीनिंग चाइना मास्टर 2024। तो जो चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसका ऑफिशियली इसको लीनिंग चाइना मास्टर 2024 के नाम से जाना जाता है। और ये गेम कब से कब तक हुआ? 19 से 24 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? शेंजिंग एरेना, शेंजिन, चाइना में हुआ। और ये टूर्नामेंट जो है पार्ट है BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 40th ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड। 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था? गंगटक में आयोजित हुआ था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गंगटक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का चैंपियन का खिताब जीत लिया है। तो इस गेम का क्या नाम था? 40th था, मतलब 40वां एडिशन था ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स का। कहाँ पर हुआ? पलजोर स्टेडियम गंगटक में, वहाँ पर। एंड चैंपियन कौन रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इसका चैंपियन रहा। फाइनल मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने गंगटक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब को टाई ब्रेकर से हराया था। एंड इसमें चीफ गेस्ट जो थे गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर में चीफ मिनिस्टर PS तमांग रहे हैं। अब मैच के हाईलाइट्स जो रहे, मैच का जो पूरा समय गोल रहित समाप्त हुआ, कोई गोल नहीं हुआ, गोललेस था, और पेनल्टी शूट आउट द्वारा इसका डिसीजन लिया गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 4 में से 4 गोल किए और गंगटक हिमालयन SC ने 5 में से 3 गोल किए। और GTA 11 ने मुख्यमंत्री 11 को 4-3 से हराया। और प्रतिभागी जो इसमें रहे हैं, पार्टिसिपेंट रहे हैं, 16 टीमें रही हैं, इंक्लूडिंग नेपाल, भूटान, दुबई, मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय क्लब शामिल थे इसमें। ड्यूरेशन जो था पखवाड़े भर का था, फोर्टनाइट लॉन्ग था। स्टार्टेड ऑन 8 नवंबर, 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। एंड ऑर्गेनाइजर जो है इनके सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन रहा है। प्रीवियस एडिशन जो हुआ था 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन IPL। तो हाल ही में IPL के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बने हैं। 13-year-old वैभव सूर्यवंशी बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू गेट IPL 2025 कॉन्ट्रैक्ट। तो 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग IPL के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल द्रविड़ secured the services of teenager for a price of 1.10 crore rupees। तो IPL 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट राकेश तिवारी congratulated the young batter on this tremendous achievement and expressed his confidence in वैभव सूर्यवंशी। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने वैभव सूर्यवंशी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।
और वैभव हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। उन्होंने चेन्नई में 19 ईयर से कम उम्र के खिलाड़ियों के यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। और इसी साल के शुरुआत में वैभव ने महज 12 वर्ष की उम्र में बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में जगह बनाई थी और रणजी ट्रॉफी के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में एटीपी टेनिस चैलेंजर टूर में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? भारत के एन श्री रामा बालाजी और ऋत्वी पोलीपल्ली की जोड़ी ने जीता है। और भारत के एन श्री राम बालाजी और ऋत्वी पोलीपल्ली की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर टूर में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया। और इटली में फाइनल में बालाजी और बोलीपल्ली की जोड़ी ने फ्रांस के थियो एरिबेज और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्राल की जोड़ी को हराया था। ऋत्विक बोलीपल्ली ने दूसरी बार एटीपी चैलेंजर्स टूर का खिताब जीता है। इससे पहले बोलीपल्ली ने पिछले महीने कजाकिस्तान में अलमाटी ओपन में अर्जुन काधे के साथ खिताब जीता था। और बालाजी ने पहली बार एटीपी चैलेंजर्स टूर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? दिवित रेड्डी ने जीता है। किसमें? अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोध खरबू की पैरा एथलीट रिंचन यूडॉल ने विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल की बोध खरबू की पैरा एथलीट रिंचन यूडॉल ने बहरीन के मनामा में आयोजित पहली विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। और 23 देशों के 140 एथलीटों की वरिष्ठ महिला श्रेणी में खेलते हुए रिंचन ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन ने लद्दाख और देश को गौरवान्वित किया है। ताइक्वांडो में यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे लद्दाख की पहली एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द विमेन्स सिंगल्स टाइटल्स एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 कहाँ पर हुआ? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में हुआ। कब से कब तक चला? 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के बीच में चला। और इस बार का 13वां एडिशन था, 13th एडिशन था। लेवल का BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300। टोटल प्राइज मनी $210,000 है। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मेन सिंगल्स चैंपियन में लक्ष्य सेन ने जीता है। मेन सिंगल चैंपियन लक्ष्य सेन है। विमेन सिंगल चैंपियंस में पीवी सिंधु। एंड मेंस डबल चैंपियंस में हुआंग डी एंड लिu यांग है। एंड विमेंस डबल चैंपियंस की बात करें तो त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद है। मिक्स डबल चैंपियंस में डेचापोल पुआवरा नुको और सुपिशारा पाव शंप्रान है। वर्ल्ड नाइनर के फॉर्मेट में हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जस्ट क्विक रिवीजन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। तो इन्होंने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। और भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी कैलाश मकवाना हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के 32वें DGP अब होंगे और वे वर्तमान DGP सुधीर सक्सेना का जगह लेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने सुश्री रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक DGP और राज्य के पुलिस बल का प्रमुख पुनः बहाल किया है। उनके पद से हटाए जाने के बाद वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय कुमार वर्मा अस्थायी तौर पर DGP का कार्यभार संभाल रहे थे। और विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग के एक निर्देश के कारण यह परिवर्तन हुआ था। अब उन्हें फिर से DGP बना दिया गया है। भारतीय सेना ने 10 से 18 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम इलाकों में उच्च तीव्रता वाले त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का पहला बैच भारत से आर्मेनिया भेजा गया है। स्वदेशी आकाश प्रणाली उस सौदे का हिस्सा है जिसके तहत भारत आर्मेनिया को 15 आकाश प्रणालियों की आपूर्ति करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय 25वें
हॉर्नबिल महोत्सव में सिक्किम को सहभागी राज्य और जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है और यह नागा लोगों की समृद्ध विरासत का उत्सव है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ पर होता है? नागालैंड में होता है और यह नागा लोगों की समृद्ध विरासत का उत्सव है। और इस बार सहभागी राज्य जो है सिक्किम है और साझेदार देश का नाम देखें तो जापान है। और ये कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है। नेक्स्ट फैक्ट है, अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। चाड उत्तरी और मध्य अफ्रीकी देश है और 11 अगस्त 1960 को अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही चाड फ्रांसीसी उपनिवेश था। नेक्स्ट फैक्ट है, देश के पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च का 12वां संस्करण 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में इटली के डेविस कप 2024 का खिताब जीत लिया है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। जैनिक सिनर इटली के हैं ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया। इटली ने इससे पहले 1976 और 2023 के लिए डेविस कप जीता था और यह डेविस कप जो है इतिहास में नीदरलैंड का पहला फाइनल था। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 इंडेक्स में 11वें पायदान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया है और 2023 में 60वें स्थान से 2024 में 49वें स्थान पर पहुंचना भारत के लिए अचीवमेंट है। और एनआरआई अर्थव्यवस्थाओं को उनके आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार जैसी तैयारियों के आधार पर यह रैंक करता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशें और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? टॉक्सिक को दिया गया गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मोरिशनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क यानी विजन पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पहल का उद्देश्य है वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल और विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट फैक्ट है, 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप अ जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में पटना में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। पटना ज्ञान भवन में डाक विभाग की 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई गई और प्रदर्शनी में 156 विषयों पर डाक टिकट प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फिलिप रॉय को। और माँ मदर पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर देवेंद्र धोड़ावत ने लिखी है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 43rd एडिशन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और हाल ही में आर्याना शवलेंका ने 2024 के लिए WTO वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है। कौन बना है? आर्याना शवलेंका। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। ब्रिटिश ऑथर सामंता हार्वे को अपने नॉवल ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2024 जीता है। तो बुकर प्राइज 2024 किसने जीता है? सामंता हार्वे ने जीता है। किस लिए? अपने नॉवल ऑर्बिटल के लिए। और हाल ही में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। हाल ही में थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंडोनेशिया और भारत के बीच हाल ही में गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ। गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में आयोजित किया गया। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में 500 नए
पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है। फाइजर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण जी ने की। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट फैक्ट, हाल ही में डॉक्टर बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर एंटाग्राम का विमोचन किया है। और हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ। अग्नि वॉरियर 2024 जो अभ्यास है किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। और हाल ही में किस देश ने बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल पास किया है। और हाल ही में विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो विक्रांत मैसी को नवाजा किया गया है। और हाल ही में गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में पीयूष गोयल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। और हाल ही में डॉक्टर जे भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक कौन है? हाल ही में डॉक्टर जय भट्टाचार्य। तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य कौन है? और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक उन्हें नियुक्त किया गया है। और हाल ही में डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। हाल ही में भारत ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीत लिया है। और हाल ही में डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है। और हाल ही में प्रसार भारती बेब्स नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इफ़ी में ही किया था। और हाल ही में गैबोन ने नए संविधान को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अब जो प्रेसिडेंट है उनके टेन्योर को 7 ईयर कर दिया गया है और 2 ही बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है नए कॉन्स्टिट्यूशन में गैबोन के। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। हाल ही में रैपर सुप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आतिशी मरलेना ने दिल्ली सोलर पोर्टल का लॉन्च किया है हाल ही में। और हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ? सोनीपत में। और हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। और मणिपुर में अभी हाल ही में अमूर बाज उत्सव मनाया गया, 9th अमूर बाज उत्सव था। और हाल ही में भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। और हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष पर है। हाल ही में आर्मेनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है और 103वें नंबर पे सीरिया बना है। हाल ही में ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपा है। और इटली ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब जीत लिया है। और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में ग्वालियर में भारत की अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में कर्नाटक ने 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को कारपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा को माली देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और पुडुचेरी में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ आयोजित किया गया है। और हाल ही में भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
और हाल ही में किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में हाई सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। और गुलबीर सिंह ने हाल ही में जापान में 2024 हाचियोची लॉन्ग डिस्टेंस मीट में गोल्ड मेडल जीता है। और 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। और हाल ही में नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 आयोजित हुआ। और हाल ही में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को सोमालीलैंड का राष्ट्रपिता चुना गया है। तो सोमालीलैंड का राष्ट्रपिता किसे चुना गया है? अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को। और हाल ही में दिल्ली की राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर जो है वो उसको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में दिनेश भाटिया को ब्राजील देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता लिया है। और हाल ही में जी बालासुब्रमण्यम ने मालदीव के भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जी बालासुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में एंडर्स एटोनसेन ने चाइना मास्टर 2024 जीत लिया है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और हाल ही में वरिष्ठ IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र राज्य का DGP नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। और शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है। और डॉक्टर जय तीर्थ राघवेन जोशी को हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में वरिष्ठ IPL दीपम सेठ को उत्तराखंड राज्य का DGP नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव को IPL 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में केरल में डल्लिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो है गंगटक में संपन्न हुआ। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में मणिक कोटवाल के द्वारा रचित या लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसान का विमोचन किया गया। तो पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द हिग्स बोसान। लिखा किसने? मणिक कोटवाल ने। और हाल ही में यामडू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो उरुग्वे के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम यामडू ओरसी है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक ब्रसेल्स में आयोजित हुई। नेक्स्ट फैक्ट, हाल ही में संस्कृत और मैथिली भाषाओं में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया। और हाल ही में नगु साबा गोरैंग उत्सव बाली में मनाया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारत ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का 112 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया? अन्नपूर्णा देवी ने। हाल ही में गुजरात में नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में अमेरिका देश की गोलकीपर अलीशा नाहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? असम में हुआ। और हाल ही में अमिताभ कुमार द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है। माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? अमिताभ कुमार ने। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजन किया है। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने ICC टेस्ट रैंकिंग के विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं। और हाल ही में लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ। हाल ही में दिविज रेड्डी ने अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। और नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कीथ कैलॉग को रशिया और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में मसातो कांडा को ADB बैंक के 11
अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, मतलब 11वें अध्यक्ष जो चुने गए हैं एडीबी बैंक के मसातो कांडा हैं। इफ्को के एमडी यूएस अवस्थी को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस से प्रतिष्ठित 2024 रोजडेल पायनियर्स अवार्ड मिला है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में जी रत्नम ने सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मानित किया गया है। और हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में किया गया है। हाल ही में 2023 और 24 में भारत का दुग्ध उत्पादन 3.78% बढ़ा है। हाल ही में पैरा एथलीट रिंचन यूडो ने विश्व पैरा पुमशे ताई कॉन्डो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा। और कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस बार महोत्सव में तंजानिया भागीदार देश और ओडिशा भागीदार राज्य होगा। और 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव 2024 मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची स्तूप में 30 नवंबर से शुरू हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश का विकास इंजन बनाने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के तहत भारत सरकार ने 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन करने का निर्णय किया है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स नवंबर 2024। नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स सेलिब्रेट किए गए वो अब हम देखेंगे। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट किया जाता है और हरियाणा दिवस भी 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे या विश्व जेलीफिश दिवस, वर्ल्ड सैंडविच डे, ये भी 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 4 नवंबर को वर्ल्ड कैंडी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट डे मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। और 7 नवंबर में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। और उत्तराखंड फाउंडेशन डे भी 9 नवंबर को, वर्ल्ड फ्रीडम डे भी 9 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे होता है, विश्व टीकाकरण दिवस। और वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। और वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी 10 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और वर्ल्ड न्यूमोनिया डे भी मनाया जाता है। और 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को होता है। बिरसा मुंडा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड फाउंडेशन डे ये 15 नवंबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रेस डे, नेशनल प्रेस डे भी 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को होता है। और नेशनल एपिलेप्सी डे भी 17 नवंबर को होता है। और 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब होता है? 18 नवंबर को। और इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये दोनों दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 20 नवंबर को होता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को। और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे होता है, वर्ल्ड हेलो डे होता है, नेशनल फिलोसफी डे एंड वर्ल्ड फिशरीज डे, ये 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 23 नवंबर को नेशनल कैशियो डे मनाया जाता है। 24 नवंबर को लचित दिवस, शहीदी दिवस ऑफ गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जाता है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को होता है। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया होता है। और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। 27 नवंबर को टर्टल एडॉप्शन डे मनाया जाता है।
28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है, लाल ग्रह दिवस। और 29 नवंबर को इंटरनेशनल जैगुआर डे सेलिब्रेट होता है, अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस। और 30 नवंबर को इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब होता है? 30 नवंबर को होता है। That's all for today. Thank you so much for watching this. If you like this session, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you. Jai Hind.